समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। हरिराम एक ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी रेखा और बेटा विवेक। हरिराम अपने छोटे से खेत में खेती करता था और गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गांव में एक दूसरा जमींदार भी था, रतन सिंह, जो बहुत ही लालची और निर्दयी था। वह दूसरों की जमीन हड़पने, कर्ज में फंसाने और दबाव डालने के लिए कुख्यात था। देखो रेखा, भगवान ने जितना दिया है उसमें संतोष करो। मेहनत से जीते गए जीवन का स्वाद ही कुछ और होता है। हाँ जी, लेकिन रतन सिंह जैसे लोग हर बार हमारा नुकसान करते हैं। उनके कर्म का फल उन्हें कब मिलेगा? रेखा, समय सबका हिसाब करता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। गांव सुदर्शनपुर में बारिश की कमी के कारण इस साल फसलें सूख गई थी। अधिकांश किसान संकट में थे। हरिराम भी उन्हीं में से एक था। उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। रेखा, चिंता मत करो, मैं अगली फसल के लिए मेहनत दोगुनी करूँगा। बस भगवान से दुआ है कि इस बार पानी ठीक से गिरे। तुम्हारा विश्वास ही हमारी ताकत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रतन सिंह ने इस संकट को एक मौका समझा। वह गांव के किसानों को उधार देने लगा, भारी ब्याज पर, और शर्त ये कि अगर समय पर कर्ज न चुकाया गया तो उनकी जमीन रतन सिंह की हो जाएगी। अरे भोलाराम, तू खेत बचाना चाहता है तो मेरा कर्ज ले ले, वरना साल भर बाद तेरा खेत मेरे हवाले। सोच ले। पर सेठ जी, ब्याज बहुत ज्यादा है। कम ब्याज बैंक में मिलता है, वहाँ जा। मेरे पास आओगे तो मेरी शर्तों पर ही चलेगा। बैंक गांव से दूर थी और इसीलिए किसानों ने मजबूरी में रतन सिंह से कर्ज ले लिया। कुछ ही महीनों में वह गांव की अधिकांश जमीन का मालिक बन गया। हरिराम ने कभी कर्ज नहीं लिया था। वो खुद पर, अपनी मेहनत पर और भगवान पर भरोसा करता था। अरे रेखा, एक गिलास पानी लाना। तभी रेखा बोली, सुनिए जी, गांव के कई लोग तो रतन सिंह के नीचे दब चुके हैं। वो सबकी जमीन खा जाएगा। रेखा, जो दूसरों का हक छीनता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। रतन सिंह भले आज ताकतवर लगे, लेकिन उसका घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अचानक हरिराम की माँ शांता देवी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। हरिराम ने पहले अपने कुछ पुराने ग्राहकों से उधार मांगा, पर सब पहले से ही संकट में थे। मजबूरन वह रतन सिंह के पास गया। अब आए ना हरिराम भी मेरे दरवाजे पर। ठीक है, पैसे ले जा, लेकिन अगली फसल में जो भी निकले उसका आधा हिस्सा मेरा होगा, और अगर ना चुका सका तो खेत मेरा। इतनी बड़ी शर्त क्या हमें मान लेनी चाहिए? रेखा, माँ की जान सबसे ऊपर है। अगर खेत गया तो दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हरिराम ने पैसे लिए और माँ का इलाज करवाया। कुछ हफ्तों बाद शांता देवी की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन अब पूरे परिवार पर एक अजीब डर छा गया था कि कहीं अगली फसल फिर से ना खराब हो जाए। इस बार मौसम ने साथ दिया। हरिराम की मेहनत रंग लाई और खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो एक रात खेत में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। गाँव के लोग इकट्ठा हुए। ये तो कोई साजिश लगती है। रतन सिंह को कल शाम खेत के पास देखा गया था। शायद ये उसी का काम है। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन समय अभी हमारा इम्तिहान ले रहा है। हम फिर से उठेंगे। हरिराम के खेत जल जाने के बाद पूरा परिवार गहरे संकट में डूब गया था। जमीन पर अब रतन सिंह का दावा था, क्योंकि हरिराम कर्ज और फसल की शर्त पूरी नहीं कर पाया था। लेकिन गांव वालों के दिल में हरिराम के लिए सहानुभूति थी और रतन सिंह के प्रति गुस्सा। कुछ दिनों बाद रतन सिंह अपने आदमी लेकर हरिराम के घर पहुंचा। अब मेरी जमीन खाली कर दे हरिराम, तूने शर्त तोड़ी है, अब खेत मेरा है। शर्म करो सेठ जी, जिसने अपनी माँ को बचाने के लिए कर्ज लिया उसका घर बर्बाद करोगे। ठीक है सेठ जी, जमीन आपकी, लेकिन याद रखना, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना भगवान को मंजूर नहीं होता। हरिराम, रेखा, विवेक और बूढ़ी माँ शांता ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ सामान बांधा और पैदल ही एक अन्य गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में रेखा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन हरिराम अब भी शांत था, मानो उसे पता था कि ये अंधकार सिर्फ एक दौर है, सुबह जरूर होगी। 3 दिन की यात्रा के बाद हरिराम और उसका परिवार एक गांव विवेकपुर पहुंचा, जहां उसे एक पुराने जानकार के जरिए खेत मजदूरी का काम मिला। वो दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उनका जीवन फिर पटरी पर आने लगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब हमारे साथ ही क्यों? रेखा,
बुराई का तात्कालिक जीतना जरूरी नहीं कि अंतिम जीत हो। सच्चाई देर से जीतती है लेकिन हमेशा जीतती है। इधर हरिराम का परिवार मेहनत और ईमानदारी से एक एक पैसा जोड़ रहा था। उधर रतन सिंह के जीवन में अनजाने बदलाव आने शुरू हो गए। एक रात अचानक रतन सिंह के घर में चोरी हो गई। लाखों रुपए और सोने के जेवर गायब हो गए। पुलिस कुछ न कर सकी। अगली ही हफ्ते उसके खेतों में फसल पर अजीब रोग लग गया। पूरा खेत बर्बाद हो गया। सेठ जी, नजूमी कहता है कि ये सब आपके पापों का फल है। लोगों की जमीन, घर और इज्जत छीनने का अंजाम यही होता है। बकवास बंद कर, ये सब संयोग है। मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। गांव वाले अब उससे डरते नहीं थे। उसकी हवेली सुनसान हो गई, नौकर भागने लगे और धीरे धीरे रतन सिंह अकेला पड़ गया। एक दिन विवेकपुर के प्रधान जी ने हरिराम से कहा, हरिराम भाई, आप जैसे लोग ही समाज को दिशा देते हैं। ईमानदारी और मेहनत का इतना अच्छा उदाहरण आजकल कम ही मिलता है। प्रधान जी, ये सब भगवान और रेखा की आस्था से संभव हुआ है। बस कर्म करते रहो, फल अपने आप आएगा। साल भर बीत चुका था। हरिराम अब विवेकपुर में एक सम्मानित किसान बन चुका था। हरिराम की जिंदगी में सुकून लौट आया था। लेकिन उसी समय सुदर्शनपुर गांव, जहां से वे बेघर होकर निकले थे, वहां का माहौल अब बहुत बदल चुका था। सुदर्शनपुर में अब रतन सिंह की हालत दयनीय हो गई थी। उसके आदमी उसे छोड़ चुके थे। घर की देखभाल करने वाला नौकर भाग गया था और खेतों में पिछले 2 सीजन से कुछ भी नहीं उगा था। एक दिन रतन सिंह बीमार पड़ गया। कोई डॉक्टर उसे देखने नहीं आया। गांव के लोग, जिनसे उसने जमीन छीनी थी, अब उसकी हवेली के पास से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। क्या मैं वही रतन सिंह हूँ जो एक इशारे पर लोगों की जिंदगी बदल देता था? आज खुद को देखने वाला कोई नहीं। क्या ये ही है मेरा कर्म का फल? एक दिन विवेकपुर गांव के मेले में हरिराम की पत्नी रेखा अपनी चूड़ियों का स्टॉल लगाकर बैठी थी। भीड़ में एक फटेहाल बूढ़ा व्यक्ति चलकर आया। तभी रेखा बोली, बाबा बैठ जाइए, ये लो पानी। आपने कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं बेटी, 3 दिन से पेट में अन्न नहीं गया। मैं रतन सिंह हूँ। आप रतन सिंह है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो तुरंत हरिराम को बुलाने दौड़ी। हरिराम आए और देखा, सच में वही आदमी है जिसने कभी उसकी जमीन छीनी थी, माँ की बीमारी में उसका मजाक उड़ाया था और उसे गांव से बेघर कर दिया था। हरिराम, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत अन्याय किया। सब कुछ खो चुका हूँ। अब तो मुझ में कोई घमंड नहीं बचा। सेठ जी, माफी तो आपने खुद से मांगनी चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं आज भी वही हरिराम हूँ जिसने बुराई के बदले बुराई नहीं की। आपने मेरी जमीन ली थी, लेकिन मेरी आत्मा नहीं ले पाए। सेठ जी, अब जब अहंकार टूट चुका है तो आइए हमारे साथ रहिए, भूख से मरने की जरूरत नहीं। हरिराम ने रतन सिंह को अपने छोटे से घर में शरण दी, उसका इलाज करवाया, खाना दिया और सेवा की। गांव वालों को ये बात पता चली तो कई लोग हैरान हुए। तुमने उसे माफ कर दिया जिसने तुम्हें बेघर कर दिया था? माफ करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये हमारी ताकत होती है। जब भगवान माफ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? धीरे धीरे रतन सिंह की हालत थोड़ी सुधरी। अब वो हर दिन मंदिर जाता और लोगों से कहता, कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। जो जैसा बोएगा वही काटेगा। समय बीतता गया। हरिराम अब न सिर्फ एक सम्मानित किसान था, बल्कि पूरे जिले में एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके पास सलाह लेने आते और उसे जीवन का मार्गदर्शक मानते। रतन सिंह, जो कभी गांव का सबसे ताकतवर और घमंडी जमींदार था, अब शांत, विनम्र और पश्चाताप से भरा व्यक्ति बन चुका था। एक दिन हरिराम को सुदर्शनपुर गांव से एक पत्र मिला। गांव की पंचायत चाहती थी कि हरिराम वापस लौटे और गांव के स्कूल की जिम्मेदारी संभाले। वहां के लोग अब उसे गांव का सच्चा बेटा मानने लगे थे। इतने साल बाद अब वही गांव हमें वापस बुला रहा है जहां से हमें बेइज्जती के साथ निकाला गया था। क्या वाकई हमें लौट जाना चाहिए? रेखा, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता। अगर वो लोग बदलना चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमारा कर्म सिर्फ अच्छाई फैलाना है। उसके बाद हरिराम, रेखा, विवेक और शांता देवी गांव लौटे। गांव के लोग आरती की थाली लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। बूढ़ी महिलाएं सब भावुक थी और सबने हरिराम और उसके परिवार का धूमधाम से स्वागत किया और हरिराम और उसका परिवार अपने गांव लौटा।